राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो? मोती खुद चल के किनारे नहीं आता, उसे पाने के लिए समुद्र में उतरना पड़ता है। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और नाम है न्यूक्लिक एसिड, नाम है डीएनए एंड आरएनए। क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनते जाना। क्लास 11 चैप्टर है बायोमोलिक्यूल, उसमें टॉपिक दिया हुआ है न्यूक्लिक एसिड। छोटा टॉपिक है लेकिन यहां से नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, क्लास 12 की बायोलॉजी में जब अपन चलते हैं और एक बहुत बड़ी यूनिट दे रखी है जहां से नीट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उस यूनिट का नाम है जेनेटिक्स। जीन के बारे में वहां पे स्टडी की जाती है और 3 चैप्टर वहां पे दिए हुए हैं कंटिन्यू। चैप्टर का नाम है मेंडेलियन जेनेटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। दूसरा जो चैप्टर है वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और एक चैप्टर दिया हुआ है इवोल्यूशन। अगर आपको न्यूक्लिक एसिड डीएनए के बारे में नहीं पता, उसकी बेसिक स्ट्रक्चर आपको नहीं आती है, तो ये तीनों चैप्टर आपको समझ में नहीं आएंगे। इसके बाद में एक यूनिट और आती है, उससे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया और उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन अब की बार जो रिसेंटली ईयर्स है उनमें बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी, 2 चैप्टर है वहां पे। अगर आपको डीएनए आरएनए की बेसिक स्ट्रक्चर, इसकी बॉन्डिंग किस तरीके से होती है, किस तरीके से इसमें ये चेन बन जाती है, पॉलीमराइजेशन होता है, ये आपको नहीं आता है तो आपको पूरी बायोटेक्नोलॉजी की यूनिट समझ में नहीं आएगी। पूरी बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल, बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन आपको समझ में नहीं आएंगे अगर आपको डीएनए आरएनए नहीं आता। तो आपको ये टॉपिक पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए तो अपन एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये है कि न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या है। तो एक ऐसा एसिड है तो किसमें मिलता है, सेल के न्यूक्लियस में मिलता है। सेल के न्यूक्लियस में मिलने वाला जो पार्ट है उसे अपन क्या बोलेंगे, न्यूक्लिक एसिड। सिंपल सी मीनिंग बस यही है। इससे आगे चलेंगे तो ये कुछ कैसे दिखता है भाई, ये जो है न्यूक्लिक एसिड वो आरएनए है या डीएनए है। तो या तो ये डबल स्टैंडर्ड दिखेगा, डबल स्टैंडर्ड मतलब 2 स्टैंड ऐसे चलेंगे। ऐसे जैसे एक पोल की चारों ओर सीढ़ी नहीं होती, रोल करी हुई सीढ़ी, ऐसे सीढ़ी ऐसे घूमती है ऐसे। और हमेशा याद रखना ये सीढ़ी है ना, हमेशा राइट हैंडेड कोइलिंग रखती है, राइट हैंडेड कोइलिंग रखती है। तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है जो अपने सिलेबस में दिया हुआ है वो टाइप बी डीएनए दिया हुआ है। तो बी डीएनए के बारे में अपन यहाँ पे सबसे ज्यादा पढ़ेंगे और कुछ बातें आरएनए की भी कर लेंगे। आरएनए डीएनए में जो पॉलीमराइजेशन होता है वो सेम तरीके से ही होता है, और अगर आपको एक स्ट्रक्चर समझ में आई तो आरएनए डीएनए दोनों समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अपन आरएनए डीएनए को समझने के लिए यहाँ से कुछ मैंने यहाँ से शुरुआत करी है और मैंने यहाँ पे डीएनए बना रखा है, और ये मैंने डीएनए को डबल स्टैंडर्ड बना रखा है। और बीच में मैंने आपने सीढ़ी देखी, सीढ़ी के ऐसे पैर रखने वाली जगह होती है ना जिससे अपन ऊपर चढ़ जाते हैं, यहाँ पे भी पैर रखने वाली जगह है। ये पैर रखने वाली जगह जो है वो उसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। तो ये पैर रखने वाली जगह है। एक सीढ़ी में बीच में 2, ये साइडों में 2 स्टैंड है, बीच में पैर रखने वाली जगह है, उसे हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। और जहां से वो हाइड्रोजन बॉन्ड चिपके हुए हैं उन जगह को अपन क्या बोलते हैं। तो इस चीज को अपन को तोड़ के थोड़ा जूम करके पढ़ना पड़ेगा। तो चलो जूम करके पढ़ते हैं और तोड़ते हैं। इसको मैंने यहां से ये हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दिया और एक स्ट्रैंड को मैंने फ्री कर लिया। इस पूरी स्ट्रैंड, ये जो चेन बना है ना, ये एक सिंगल स्ट्रैंड जो बना है, इस पूरी चेन का नाम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है मैं आपको बताऊंगा अभी। देखो इस चेन को मैंने इस पॉइंट को फिर से जूम किया, तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं कि इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे जूम किया है। तो जूम आउट जब मैंने इसको किया तो मेरे को क्या मिला, देखना एक स्ट्रक्चर मिला ऐसा, और इस स्ट्रक्चर में 3 पार्ट दिख रहे हैं मेरे को। इस स्ट्रक्चर में मेरे को कितने पार्ट दिख रहे हैं, 3 पार्ट दिख रहे हैं। ये जो पॉइंट है इसको मैंने जूम किया है तो मेरे को 3 पॉइंट दिखे हैं। कौन कौन से पॉइंट दिखे ध्यान से देखना। एक मेरे को दिखा इसमें शुगर, क्या दिखा मेरे को, एक मेरे को दिखा यहाँ पे शुगर। दूसरा पॉइंट जो दिखा वो दिखा मेरे को फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, पूरी तरीके से आपको समझ में आएगा। एक बार ये वीडियो पूरा होने के बाद में मैं गारंटी लेता हूं आपको दोबारा से आरएनए और डीएनए के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पे आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। इसका नाम है नाइट्रोजीनस बेस। तीसरा जो पार्ट है वो है नाइट्रोजीनस बेस। अब नाइट्रोजीनस बेस क्या होता है इसके बारे में भी अपन अच्छे से पढ़ेंगे और सारी बातें मैं आपके दिमाग में सेट कर दूंगा। अपन इन तीनों जो पार्ट है इस एक पॉइंट में इन तीनों को पढ़ेंगे और फिर यही ऐसे ही पॉइंट बार बार रिपीट किए गए। इसके बीच में एक पॉइंट के बीच में यहाँ पे एक बॉन्ड दिखा रखा है। देखो यहां से इस पॉइंट तक पहुंचे तो बीच में एक क्या है, बॉन्ड है, और इस बॉन्ड का नाम अभी तक आप ऐसे ही याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे कि इसका नाम है बॉन्ड का फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, फिर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, फिर फॉस्फोडाइएस्टर, इसका मतलब इसमें खूब सारे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। जानेंगे ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कैसे बनता है, सारी बातें जान जाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है, सारी बातें अपन
एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि शुगर कैसी होती है। शुगर कौन सी शुगर होती है इसमें, तो मैं यहां पे बताता हूं कि शुगर होती है इसमें पेंटोज शुगर। अब पेंटोज शुगर का मतलब क्या है, ऐसी शुगर जिसमें कार्बन होते हैं 5 कार्बन वाली शुगर को अपन पेंटोज शुगर बोलते हैं। एल्डोज शुगर होती है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है। इसको अपन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, और ड्रॉ करेंगे तो अपन ध्यान से देखेंगे कि इसमें मैं एक रिंग बनाऊंगा और उस रिंग का एक नाम है, और वो नाम आप याद भी रखेंगे साथ साथ में। देखो एक मैंने ऐसी रिंग बनाई है, बीच में मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन लगा, फिर मैंने ऐसे डंडा लगाया और 2 डंडे नीचे लगाए, और ऐसे मैंने डंडा लगा के एक रिंग बना दी जिसमें मैंने 4 कॉर्नर बनाए ऐसे। और ये चारों के चारों कॉर्नर किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये चारों के चारों कॉर्नर कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। और इस पूरी रिंग का जो नाम है ना, इस रिंग का नाम आप याद रख लो, इस रिंग का नाम है फ्यूरान रिंग। क्या नाम है इसका, फ्यूरान रिंग इसका नाम है। अब देखना फ्यूरान रिंग को किस तरीके से अपन पेंटोज शुगर बनाते हैं। देखो हर एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है भाई, हर एक कार्बन की वैलेंसी होती है 4। तो चलो 4 वैलेंसी पूरी करते हैं हर एक कार्बन की। अब यहां से ध्यान से देख के जाना, 5 कार्बन का ये जो शुगर है इसे अपन पेंटोज शुगर बोलते हैं। इस शुगर का मैं फॉर्मूला लिखता हूं यहाँ पे C5H10O5। इसमें 5 कार्बन बनाने पड़ेंगे पेंटोज शुगर बनाने के लिए 5 कार्बन, लेकिन अपने पास में अभी तक 4 ही कार्बन है। तो एक कार्बन मैं यहां से नंबरिंग करते चला जा रहा हूं, 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 नंबर कार्बन है। 5 नंबर कार्बन को लिख देता हूं और वैलेंसी के साथ में लिखता हूं। देखो CH2, इसके साथ में मैं यहां पे एक बॉन्ड बना के और OH ग्रुप लगा देता हूं, OH ग्रुप लगा देता हूं, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा देता हूं। ये जो कार्बन है इसकी वैलेंसी पूरी होगी, एक बॉन्ड ये रहा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और एक ये बॉन्ड, इसकी वैलेंसी पूरी होगी। बाकी सभी कार्बन की वैलेंसी पूरी करते हैं प्रॉपर सीक्वेंस में। चलो मैं यहां पे लगाता हूं, देखो इस कार्बन को 4 नंबर कार्बन को देखो आप, ये 5 नंबर 4 नंबर कार्बन से जो कार्बन जुड़ा उसके पैरेलल ये साइड में कौन सा ग्रुप जुड़ा, OH ग्रुप। अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ OH ग्रुप लगाओ तो नीचे लगा दो H, इस तरफ H लगा दो। कैसे याद रखोगे, ऊपर वाले कार्बन से कौन चिपका हुआ है OH, तो नीचे वाले यहां से इस बॉन्ड से लगा दो H। अब क्या करोगे आप, अब यहां से आप याद रखोगे कि ये जो H लगाया ना, इस पूरी लाइन में H लगा दो। कैसे, यहां पे भी H लगा दो, यहां पे भी H लगा दो और यहां पे भी H लगा दो, हर जगह H लगा दो, इस पूरी लाइन में H ही लगा दो। और जो जगह बच गई ना खाली जगह, वहां सब जगह आप OH लगा दो। जो जगह बच गई वहां पे क्या लगा दो आप, OH लगा दो, OH ग्रुप लगा दो। ये जो बन के तैयार हुआ ना, इस शुगर का नाम है राइबोज शुगर, और ये राइबोज शुगर ही पेंटोज शुगर है। और ये शुगर आप याद भी रख लेंगे साथ में, ये शुगर मिलती है RNA। कैसे, RNA का पूरा नाम क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका RNA का नाम है, इसमें राइबोज शुगर मिलती है, याद रहेगा। उसके बाद में मैं बताता हूं, इस रिंग को फिर से अपन डिजाइन करते हैं और फिर से बनाने की कोशिश करते हैं। आप बिना देखे बनाएंगे। देखो ऑक्सीजन लगाया, ऐसे करेंगे और इस तरीके से मैंने ये रिंग बना दी। कौन सी रिंग है ये, फ्यूरान रिंग। फ्यूरान रिंग को ये सारे के सारे कार्बन की वैलेंसी पूरी करेंगे। सेम तरीके की रिंग बनाए जो अपन ने पहले बना रखी है। देखो यहां पे क्या लगा दूं मैं, CH2OH लगा दिया, इसके अपोजिट डायरेक्शन में OH लगा हुआ तो नीचे क्या लगा देंगे H, इस पूरी लाइन में क्या लगा देंगे H। देखो ध्यान से एक सीक्वेंस पकड़ लो, उसके बाद में आप भूलोगे नहीं कभी भी। ये हाइड्रोजन लगा दिया, बाकी जो भी जगह बच गई क्या चिपका दोगे OH। क्या बन गया, तैयार हो गया राइबोज शुगर बन। ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम। अब मैं जो शुगर बनाना चाह रहा हूं उस शुगर का नाम मैं यहाँ पे आपको बताता हूं। इस शुगर को मैं थोड़ा सा डिराइव करना चाहता हूं, थोड़ा सा इसमें चेंजमेंट करना चाहता हूं। क्यों, क्योंकि मुझे एक शुगर और बनानी है, और वो शुगर मेरे को बनानी है DNA की शुगर। अब DNA में जो शुगर मिलती है ना, उस शुगर का नाम पहले मैं लिख देता हूं यहाँ पे, डीऑक्सी राइबोज शुगर। क्या नाम है, डीऑक्सी राइबोज शुगर। अब पहले समझो एक बात, आपने डिहाइड्रेशन का नाम सुना क्या, मैं यहां पे लिखता हूं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब आप समझते हैं, बॉडी में पानी की कमी, वाटर की कमी होगी बॉडी में, इसे अपन क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। हाइड्रो यानी वाटर होता है, आपको सबको पता है हाइड्रो यानी वाटर होता है। डी यानी होता है आउट, एग्जिट हो जाना। हाइड्रो एग्जिट हो गया, इसलिए तो क्या होगी, पानी की कमी हो गई ना। तो डिहाइड्रेशन का मतलब पानी की कमी। तो इसका मतलब डी से अपन ये समझेंगे कि डी का मतलब, अगर किसी वर्ड के आगे डी लगा हुआ है
तो कुछ कोई चीज बाहर निकल गई है जो उसके जस्ट बाद में आ रही है, तो यहाँ पे H2O बाहर निकल गया, तो इससे अपन क्या बोल देंगे, डिहाइड्रेशन। अब मैं यहाँ पे जो नाम लिखा है ना, वो नाम लिखा मैंने डीऑक्सी। डीऑक्सी का मतलब एक ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, डी यानी बाहर निकलना होता है, ऑक्सी यानी ऑक्सीजन। तो इस राइबोस शुगर में से मैं एक ऑक्सीजन रिमूव कर देता हूं। जैसे मैं एक ऑक्सीजन रिमूव करता हूं तो ये राइबोस शुगर अब कन्वर्ट हो जाती है किसमें, डीऑक्सी राइबोस शुगर में। और मैं यहाँ पे पहले कार्बन की नंबरिंग कर देता हूं, 1 2 3 4 एंड 5, पेंटोस शुगर है ना ये भी। अब मैं यहाँ पे 2 नंबर पोजीशन से एक ऑक्सीजन रिमूव करते ही ये शुगर बन जाती है डीऑक्सी राइबोस शुगर। और ये डीऑक्सी राइबोस शुगर है वो है डीएनए की शुगर। डीएनए का पूरा नाम भी लिख देते हैं यहाँ पे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये नाम तो आप सारे बच्चे जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आपको पता तो रहना चाहिए कम से कम। क्या आपको दोनों की शुगर समझ में आई? अगर आपको ये शुगर समझ में आ गई है तो मैं अगले ग्रुप की बात करता हूं जिसका नाम है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप कैसे दिखता है, चलो भाई फॉस्फेट ग्रुप बनाते हैं। शुगर आपको समझ में आई, मैं फॉस्फेट ग्रुप फटाफट बनाता हूं। प्यूरान रिंग आपको दिमाग में याद रखनी है, शुगर पेंटोस शुगर आपको याद रखनी है, C5H10O5। अच्छा मुझे बताओ C5H10O5 अगर राइबोस शुगर का फॉर्मूला है तो डीऑक्सी राइबोस शुगर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन कम कर देंगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, C5H10O4 बन जाएगा, किसका, डीऑक्सी राइबोस शुगर का फॉर्मूला। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं, चलो। ऑक्सीजन की कमी होने से जो शुगर जो बन के तैयार हुई है डीऑक्सी राइबोस शुगर, उसकी एक्टिविटी कम होगी। एक्टिविटी कम होने से क्या हुआ, एक्टिविटी कम होने से एक ऐसा स्टेबल मॉलिक्यूल बनने लग गया जो आरएनए से डिराइव्ड होकर डीएनए बना है। तो आरएनए इस नेचर में थोड़ा सा एक्टिवली काम करता है। इसका मतलब नेचर जब भी एक ऐसा मॉलिक्यूल बनाना चाह रही थी जिसपे जेनेटिक इंफॉर्मेशन लिख दे, और वो जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल मॉलिक्यूल चाहिए, इसलिए राइबोस शुगर जो है वो एक्टिविटी ज्यादा दिखाती है और डीऑक्सी राइबोस शुगर है वो एक्टिविटी कम दिखाती है। इसके पीछे रीजन यही है, आप ऐसे समझो कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर आपके पास में है और उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ज्यादा है तो वो हमेशा एक्टिवली काम करेगा, वो ज्यादा एक्टिव, वो अनस्टेबल रहेगा। और जैसे ही आप उस मॉलिक्यूल में से ऑक्सीजन रिमूव करते चले जाते हैं उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। इसलिए नेचर ने राइबोस शुगर की जो एक्टिविटी थी उसकी एक्टिविटी कम करने के लिए एक ऑक्सीजन रिमूव किया और क्या बना दिया, डीऑक्सी राइबोस शुगर। और ये जो डीऑक्सी राइबोस शुगर है यही डीएनए की शुगर है। क्या आपको समझ में आई बात? अब मैं आपको बताता हूं फॉस्फेट क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है। फॉस्फेट ग्रुप अपन यहां पे समझेंगे और आप ध्यान से समझेंगे तो आपको एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा। क्या मैं बोलूंगा, मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखता हूं H3PO4, इसे अपन बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। इसे अपन क्या बोलते हैं, फॉस्फोरिक एसिड। ये है फॉस्फोरिक एसिड। अब फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसकी मैं स्ट्रक्चर बना के आपको बताता हूं। देखो, एक में लिखता हूं सेंट्रल एटम फॉस्फोरस, एक ही फॉस्फोरस है, लिख दिया। इसके सर पे मैं 2 डंडे लगाता हूं और ऊपर लगा देता हूं ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो मैंने 2 बॉन्ड बना के फॉस्फोरस से अटैच कर दिया। इसके बाद में इसमें 3 ऑक्सीजन बच गए और 3 ही हाइड्रोजन बच गए। और ये फॉस्फोरस जो है उसकी वैलेंसी होती है 5, ये 5 बॉन्ड बना सकता है। 5 बॉन्ड बनाएगा तो इसके सभी बॉन्ड से मैं ऑक्सीजन चिपका देता हूँ। ऑक्सीजन बोलता है नहीं मैं तो यार हर बार 2 बॉन्ड बनाता हूँ, तो बोलते हैं हाइड्रोजन के साथ में तेरे को बैठा देते हैं। हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है, तो हाइड्रोजन के यहां से 1 बॉन्ड बन गया और ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड बन गए। तो सब यहाँ पे क्या है, सेटिस्फाइड, ये बन गया फॉस्फोरिक एसिड। अब फॉस्फोरिक एसिड है, एसिड का मतलब क्या होता है भाई, एसिड का मतलब होता है जो मीडियम में H+ आयन रिलीज करे। सारे लोग डेफिनेशन जानते हैं कि एसिड क्या होता है, जो H+ रिलीज करे, और बेस क्या होता है, जो OH- रिलीज करे। तो यहाँ पे अगर ये मीडियम में है, किसी मीडियम में अगर ये प्रेजेंट है तो ये मीडियम में क्या रिलीज कर देगा भाई, H+। अगर ये H+ रिलीज कर देगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। यहाँ से H+ रिलीज कर देगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे H+ रिलीज कर देगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अगर मैं पहली बार अगर ये फॉस्फोरिक एसिड एक H+ रिलीज करता है तो ये फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई, ये हो जाता है H2PO4 और एक पे माइनस है, ये रहा माइनस। एक H+ और रिलीज कर देता है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, HPO4 -2। और ये जैसे ही यहाँ पे रिलीज होगा तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद में जब तीसरा ये ग्रुप रिलीज कर देता है, ये सॉरी हाइड्रोजन रिलीज कर देता है, प्रोटॉन रिलीज कर देता है, तो क्या बन जाता है PO4 -3। इसे अपन क्या बोलते हैं, इसे अपन फॉस्फेट ग्रुप बोलते हैं। तो ये फॉस्फेट ग्रुप जो है वो डीएनए में प्रेजेंट होता है। और आपको ये भी याद रख लेना है इस फॉस्फेट ग्रुप की वजह से ही डीएनए पे जो चार्ज होता है वो होता है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। आपको याद रख लेना है, ये सारी बातें आपको दिमाग में एक तरीके से छाप लेनी है। डीएनए पे जो चार्ज होता है वो कैसा चार्ज होता है,
नेगेटिव चार्ज होता है। इससे आगे जाके आप जब बायोटेक्नोलॉजी में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ेंगे तो वहां पे कहीं ना कहीं आपको ये बातें समझ में आएगी कि हाँ यार नेगेटिव चार्ज होता है, किसकी वजह से होता है, कैसे होता है, और ये सीधा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कई बार, इसलिए आपको सारी बातें दिमाग में लेके चलनी है। फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट, राइबो शुगर, डिऑक्सी राइबो शुगर आपको समझ में है। अगर ये बातें आपको समझ में आ गई ना, तो अब अपन जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम मैं आपको बता देता हूं। क्या नाम है? नाम है उसका नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस किसके साथ में अटैच किया गया है? तो यहाँ पे अपन बनाते हैं सबसे पहले कि किस तरीके से ये जो पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट को पहले मैं आपको बना के दिखाता हूं। देखो सबसे पहले अपन ने क्या बनाया भाई? शुगर बनाया। तो मैंने यहाँ पे शुगर बना दिया। देखो अगर आपने एक दो बार प्रैक्टिस किया होगा ना, तो ये शुगर आप फटाफट बनाना चालू कर दोगे। देखो इस तरीके से मैंने शुगर बना दिया। यहां से मैंने इस लाइन में क्या लगाना भाई? एच लगाना। सारे बच्चों को याद हुआ। इसके बाद में मैंने यहाँ पे OH OH लगा देना, राइबो शुगर बना देते हैं एक बार। यहाँ पे OH लगा दिया, राइबो शुगर बन गई। अब इस शुगर के साथ में क्या होता है, ये जो एक नंबर कार्बन इससे जो OH जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक ऐसे या तो डबल रिंग वाला, या तो यहाँ पे एक डबल रिंग वाला, या तो यहाँ पे एक सिंगल रिंग वाला, इस तरीके से सिंगल रिंग वाला एक कंपाउंड आएगा। इस तरीके से या तो डबल रिंग वाला कंपाउंड आएगा, या तो आएगा यहाँ पे सिंगल रिंग वाला एक कंपाउंड आएगा, और वो आके इसके साथ में ऐसे बॉन्ड बनाएगा, और बॉन्ड बना के कुछ इस तरीके से वो अटैच हो जाएगा, और इसका एक नाम रखेंगे अपन, और इस पूरे चेंबर का नाम है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस को मैंने पूछा कि आपका नाम, तो ये बोला मेरा नाम है नाइट्रोजनस बेस। तो मैंने बोला नाइट्रोजनस बेस कैसे नाम है? बोला जो बेस होता है ना, वो बेस मीडियम में लोन पेयर या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, और हमारे में जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला है ना, वो है नाइट्रोजन, इसलिए हमारा नाम क्या है? नाइट्रोजनस बेस। तो इसका नाम रख दिया नाइट्रोजनस बेस। बोला बहुत बढ़िया बात है। एक नंबर कार्बन से ये जो बॉन्ड बना के जो यहां से जुड़ा हुआ है ना, इस बॉन्ड का आप अभी से नाम याद रख लो। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट यहाँ पे नाइट्रोजन होता है, इसलिए इस पूरे बॉन्ड का नाम रख देते हैं अपन एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसे अपन क्या बोल देंगे? एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ऐसे याद रख लेंगे। तो जो नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसका नाम क्या है? एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। समझ गए बात? दूसरी तरफ आते हैं यहाँ पे, ये 4 नंबर कार्बन, ये 5 नंबर कार्बन। 5 नंबर कार्बन से OH यहाँ से जुड़ा हुआ है, और मैं यहाँ पे ग्रुप लिख देता हूं, और अभी आपने वो ग्रुप बनाना सीखा, और वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है, OH OH ऐसे लग के। अब आपको केमिस्ट्री में हो चाहे कहीं पे भी हो, बायो में हो कहीं पे भी, अगर दो मॉलिक्यूल पास में आ रहे हैं और दोनों में OH OH ग्रुप पास में आ गए, तो यहां से आप बिना सोचे समझे, बिना कोई फालतू का कॉन्सेप्ट लगाए, बिना किसी मेन कॉन्सेप्ट पे जाए, आप सीधा यहां से एक H2 रिमूव कर देंगे, और इस तरीके से बॉन्ड बना देंगे। जब भी दो OH ग्रुप पास में आए, क्या रिमूव कर देना है? H2 रिमूव कर देना है। याद रहेगा? जैसे ही यहां से H2 रिमूव हुआ, तो आपने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर पढ़ा है कभी? अगर केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने नोमेनक्लेचर पढ़ा है, IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ा है, तो वहां पे एक ऐसा आपने ग्रुप देखा होगा, ऐसा, इसे अपन बोलते हैं एस्टर। इसे क्या बोलते हैं? एस्टर। तो इसे अपन नॉर्मली जब कार्बन होता है तो एस्टर बोल देते हैं इसे, लेकिन यहाँ पे इस कार्बन की जगह क्या है? फॉस्फो ग्रुप है, मतलब फॉस्फोरस है। तो इसका नाम यहाँ पे, ये जो बॉन्ड बन के तैयार हुआ ना यहाँ पे, इस बॉन्ड का नाम यहाँ पे दूसरा नाम रखते हैं। क्या नाम रखते हैं? इसे अपन नाम रखते हैं यहाँ पे फॉस्फोइस्टर बॉन्ड। इसे अपन क्या रखते हैं? फॉस्फोइस्टर बॉन्ड। ये फॉस्फोइस्टर बॉन्ड आपको समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ यार? इस पूरी यूनिट में क्या क्या है? एक तो है नाइट्रोजनस बेस, एक तो है राइबो शुगर, और एक तो है फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ पे जुड़ा हुआ। अब देखो इनका नाम भी है यहाँ पे, देखो यार, शुगर के साथ में अगर नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ है, ओनली शुगर और ओनली नाइट्रोजनस बेस, शुगर और नाइट्रोजनस बेस दोनों साथ में है, तब मैं इसको बोलता हूं, यहाँ पे याद रखना है, तब मैं इसको बोलता हूं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलता हूं मैं इसको? न्यूक्लियोसाइड बोलता हूं। किस किस को मैं न्यूक्लियोसाइड बोल रहा हूं? नाइट्रोजनस बेस और शुगर। नाइट्रोजनस बेस और शुगर को क्या बोलता हूं मैं? न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलता हूं? न्यूक्लियोसाइड। आगे चलते हैं। जब भी न्यूक्लियोसाइड के साथ में एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है, एक दो जितने भी, तो वो बन जाता है अब क्या बन जाता है? न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। वो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। देखो, शुगर, नाइट्रोजनस बेस, न्यूक्लियोसाइड। अगर इस न्यूक्लियोसाइड में एक फॉस्फेट ग्रुप भी आ गया, या फिर 2 आ गए, 3 आ गए, जितने भी आए, जैसे ये न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप आया, क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड बन गया। इसके मैं एग्जांपल यहाँ पे आपको बता दूंगा, लेकिन अभी आप नाइट्रोजनस बेस अगर आप याद रखना चाहो तो इसके मैं ऐसे नाम लिख देता हूं, AG,
ऐसे नाम याद रख लो, एजी कट याद रख लो। इनके नाम भी यहाँ पे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन, मैंने यहाँ पे लिख भी रखे हैं, देखो साइड में लिख भी रखे, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, नाइट्रोजनस बेस। तो ये सब नाइट्रोजनस बेस, देखो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, ये 5 नाइट्रोजनस बेस आपको याद रखने हैं। ये डीएनए की लैंग्वेज है, आरएनए की लैंग्वेज यही कोड से आएगी। जब भी अपन जीन के बारे में पढ़ते हैं ना, तो ए, जी, सी, टी, इनके बारे में यही कोड होते हैं डीएनए के। तो डीएनए पे जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, आपकी बॉडी कैसे दिखती है, आप कैसे चलते हैं, आपकी हाइट क्या है, आपका कलर क्या है, सारी की सारी बातें किस पे लिखी हुई है, डीएनए पे लिखी हुई है। किस फॉर्म में लिखी हुई है, कोडेड फॉर्म में। कौन से कोड है, ये नाइट्रोजनस बेस के कोड है। इसी कोड में सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। अब देखो यहाँ पे मैंने नाइट्रोजनस बेस लिखा, फिर मैंने यहाँ पे लिख रखा शुगर। तो नाइट्रोजनस बेस के साथ में क्या आ गया, शुगर। क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड। तो देखो जब भी नाइट्रोजनस बेस के साथ में शुगर ऐड होता है, मतलब एडिनिन के साथ में शुगर आया, तो क्या बन गया, ये न्यूक्लियोसाइड बन गया। इसका नाम यहाँ पे रख देंगे अपन एडिनोसिन। एडिनिन जुड़ा हो तो एडिनोसिन, ग्वानिन जुड़ा हो तो ग्वानोसिन, साइटोसिन जुड़ा हुआ है तो साइटोसिन नहीं बोलेंगे। साइटोसिन के साथ में जब भी शुगर आता है तो बोल देंगे साइटिडीन। याद रखेंगे साइटिडीन, साइटोसिन नहीं, साइटोसिन तो पहले से ही है। उसके बाद में यूरेसिल प्लस शुगर यूरिडीन, थाइमिन प्लस शुगर थाइमिडीन। ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोटाइड नहीं है। अब इन न्यूक्लियोसाइड में अपन क्या ऐड कर देते हैं, न्यूक्लियोसाइड में ऐड कर देते हैं फॉस्फोरस, फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देते तो क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड। तो देखो मैंने यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड फिर से लिखा हुआ है, और अब मैंने यहाँ पे लिख रखा है फॉस्फेट ग्रुप का नंबर, कितने फॉस्फेट ग्रुप चिपके हुए। देखो अगर एक फॉस्फेट ग्रुप चिपकाते हैं तो वो बनता है एडिनोसिन प्लस फॉस्फेट ग्रुप, क्या बन जाता है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, सिंगल फॉस्फेट मोनोफॉस्फेट। 2 फॉस्फेट है तो डाइफॉस्फेट, 3 है तो ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिससे बारे में आप बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं ना, एटीपी। एटीपी, वो एटीपी क्या है मैं आपको बना के दिखाता हूं अभी कैसे वो एटीपी दिखता है आपको। तो देखो ये जो शुगर है, ये जो शुगर है यहाँ पे, इसको मैं हटा रहा हूं यहां से। इस शुगर के साथ में आपको पता ही है कि क्या चिपका हुआ है, एक फॉस्फेट ग्रुप चिपका हुआ है। देखो यहां पे OH था, यहां पे क्या चिपका है मैंने, एक फॉस्फेट ग्रुप, ये लो फॉस्फेट ग्रुप OH OH OH। यहां पे देखो जैसे ही OH पास में है तो क्या निकल जाएगा, यहाँ से H2 निकल जाएगा और ये बॉन्ड इस तरीके से बन जाएगा। क्या बन गया, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, एक ही फॉस्फो एस्टर बॉन्ड है। दूसरा देखना, मैं यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप और चिपका देता हूँ साथ में लाके, OH OH और OH। देखो फिर से 2 OH पास में आए, यहां से भी क्या रिमूव हो जाएगा, H2 रिमूव हो जाएगा और ये इस तरीके से बॉन्ड बन जाएगा। क्या ये बॉन्ड बन गया। और इसके बाद में अगर मैंने एक फॉस्फोरस चिपकाया तो ये क्या बन गया था, यहां पे मैं बोलता हूं ये नाइट्रोजनस बेस पहला ही है एडिनिन, तो क्या बन गया, एक चिपकाया तो बोला शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस एडिनोसिन, फॉस्फेट आया तो क्या बन गया, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, मोनो यानी एक फॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बन गया न्यूक्लियोटाइड। उसके बाद में दूसरा आया तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अगर मैं एक फॉस्फेट ग्रुप और चिपका दूं, यहां पे देखो OH OH OH, क्या रिमूव हो जाएगा, H2 क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन बॉन्डिंग में आ जाएगा, H2 यहां से रिमूव हो जाएगा। क्या बन जाएगा, ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट चिपक गए। इसी बेस पे मैंने यहां पे नाम लिख दिया एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एक फॉस्फोरस, 2 फॉस्फोरस, डाइफॉस्फेट, 3 फॉस्फोरस, ट्राइफॉस्फेट। ऐसे ही अपन इस एडेनिन की जगह ग्वानोसिन रखेंगे, यहाँ पे सॉरी ग्वानिन रखेंगे, तो क्या बन जाएगा, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऐसे ही अपन यहाँ पे आगे लिखेंगे साइटोसिन, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन डाइफॉस्फेट, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, CMP, CDP, CTP। फिर यहाँ पे यूरिडीन में रखेंगे तो UMP, UDP, UTP। फिर थाइमिन में रखेंगे तो UMP, ये TMP, TDP और TTP। ऐसे बन जाएगा। और ये सारे के सारे एनर्जी फुल मॉलिक्यूल है, ये डीएनए में मिलते हैं आपको देखने के लिए। तो आप यहां से समझ गए होंगे कैसे नाइट्रोजनस बेस शुगर और फॉस्फोरस के साथ में अटैच होता है। और इस तरीके से अपन यहाँ पे ये जो नाइट्रोजनस बेस है, इनका नाम बदल बदल के अलग अलग नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ये टेबल आपके दिमाग में होनी चाहिए, हालांकि आप खुद भी बना सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड काम नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो आप स्क्रीनशॉट लेके साथ में रख सकते हैं रिवाइज करने के लिए, किस तरीके से कौन सी बॉन्डिंग यहाँ पे फॉर्म हो जाती है। अब जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक का नाम है नाइट्रोजनस बेस, और उस नाइट्रोजनस बेस को अपन समझने की कोशिश करते हैं। आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे ना,
तो आपको सारी चीजें अभी की अभी याद हो जाएगी। नाइट्रोजनस बेस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये 12th क्लास में भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है और 11th क्लास में तो है ही है, तो 12th क्लास के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजनस बेस आप ध्यान से सुनेंगे और इसी लेक्चर में अगर आप ध्यान से सुनते चले जाएंगे ना तो मैं गारंटी लेता हूं इसके बाद में नाइट्रोजनस बेस कभी समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। नाइट्रोजनस बेस को मैंने यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले मैं आपको देता हूं कौन है भाई, AgC कट, Ag कट। अब देखो 5 लोग हैं, 5 लोगों को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड किया देखो, एक मैंने नाम लिख दिया यहाँ पे प्यूरिन, एक मैंने यहाँ पे नाम लिखा प्यूरिन, प्यूरिन मैंने नाम लिखा PURIN, प्यूरिन, ये मैंने एक नाम लिख दिया है। इस नाइट्रोजनस बेस का एक नाम लिख दिया। एक नाम और यहाँ पे लिख देता हूं, एक नाम है इसका पाइरीमिडीन। क्या नाम है, पाइरीमिडीन। प्यूरिन और पाइरीमिडीन दो मैंने यहाँ पे नाम लिख दिए नाइट्रोजनस बेस के। अब देखो प्यूरिन का जो स्पेलिंग है वो छोटा सा है, छोटा है ना, मतलब ये नाम दिखने में छोटा है, ये नाम दिखने में बड़ा है। जिसका नाम छोटा है ना उसको दो वर्ड दे देते हैं, उसको दो लोग देते हैं, दो लोग शुरू वाले दे देते हैं इसको। देखो एक नाम एक लोगों को दिया मैंने जिसका नाम है एडेनिन, दूसरा इंसान है यहाँ पे, दूसरा जो पर्सन है वो कौन है, गुआनिन। ऐसे ऐसे पर्सन नहीं है, ये नाइट्रोजनस बेस ही है, लेकिन एडेनिन गुआनिन। जो बाकी लोग जो बच गए वो अपन दे देते हैं बड़े नाम वाले को। तो बड़े नाम वाले में कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा, यू आ जाएगा, टी आ जाएगा, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। तो इतनी बात समझ में आई। नाइट्रोजनस बेस को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्यूरिन पाइरीमिडीन। अब मैं तुम्हें बताता हूं प्यूरिन है वो इन दोनों में बेसिक स्ट्रक्चर है, पाइरीमिडीन है वो इन तीनों में बेसिक स्ट्रक्चर है। ये इनकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है, अगर ये स्ट्रक्चर आपने एक बार ध्यान से देख ली ना तो आप आंख बंद करके भी बना दोगे। मैं 12-1 बजे आपको रात को जगा के उठाऊंगा और बोलूंगा ना प्यूरिन का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, तो आप नींद में ये स्ट्रक्चर बना दोगे, ये मेरी गारंटी है। ध्यान से सुनते जाना कैसे बनाएंगे। देखो सबसे पहले आपको मैं एक बात पूछता हूं, ऐसी रिंग आपने देखी क्या? तो बोलते हैं सर हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसी रिंग जब बनाते हैं, बेंजीन जब बनाते हैं तो ऐसी रिंग हम बनाते रहते हैं। तो बोलते हैं हाँ, अगर आपको ये बेंजीन जैसी रिंग आपको बनाना आती है तो आप समझ के बैठ जाइएगा कि आपको प्यूरिन और पाइरीमिडीन और ये सारे जो नाम है सब बनाने आते हैं। देखो कैसे, सबसे पहले आप ऐसे कार्बन लिखेंगे, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, इस तरीके से एक लाइन बनाएंगे, 3 कार्बन की, 3 कार्बन की एक बार लाइन बनाएंगे। इसके बाद में आप कार्बन दोबारा से नहीं बनाएंगे, तो फिर क्या बनाएंगे, तो फिर आप नाइट्रोजन यूज कर सकते हैं यहाँ पे। और नाइट्रोजन भी कंटिन्यू नहीं लिखेंगे, एक ही बार आप 3 कार्बन लाइन से बना सकते हैं, इसके बाद में कार्बन रिपीट नहीं करना है। इसके बाद में अगर कोई चीज लिखनी है कार्बन के बाद में तो नाइट्रोजन लिख सकते हैं, नाइट्रोजन को भी दोबारा से रिपीट नहीं करना है। क्या लिख सकते हैं फिर, कार्बन लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे देखो, पहले मैंने 3 कार्बन लगाए, उसके बाद में मैं कलर चेंज कर के लिख देता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आए। उसके बाद में यहाँ पे ऐसे बॉन्ड बना के अपन कार्बन रिपीट दोबारा से नहीं करेंगे, 3 कार्बन लगाने के बाद में रिपीट करना ही नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी दोबारा से रिपीट नहीं करना है, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे कार्बन, और कार्बन को फिर से रिपीट नहीं करना तो क्या लिख देंगे, नाइट्रोजन। इस तरीके से रिंग बना दें। देखो कितनी बढ़िया रिंग लग रही है। पहले 3 कार्बन मैंने लाइन से ड्रॉ किए, उसके बाद में कार्बन कभी रिपीट नहीं करेंगे। पूरे स्ट्रक्चर प्यूरिन पाइरीमिडीन की स्ट्रक्चर जब भी बनाएंगे 3 कार्बन एक बार लिखने के बाद में कार्बन को दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे, तो क्या लेके आएंगे, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को भी रिपीट नहीं करेंगे तो क्या लेके आएंगे अपन, कार्बन लेके आ जाएंगे बीच में वापस। अब इस रिंग को और एक्सटेंड कर दे थोड़ा, इधर मैं ऐसे बॉन्ड बना के और कुछ लिखना चाहता हूं। मुझे बताओ मेरे पास में 2 ही यहाँ पे एटम है, एक कार्बन है एक नाइट्रोजन है, फिर से मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, क्या मैं यहाँ पे कार्बन लिख दूं? तो आप बोलोगे नहीं नहीं कार्बन नहीं लिख सकते, क्या लिख दो फिर, नाइट्रोजन लिख सकते हैं। अब मैं बोलता हूं यहाँ पे क्या लिखूं, तो यहाँ पे भी आप कार्बन को दोबारा से रिपीट नहीं कर सकते, तो क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन लिखेंगे। अब मुझे बताओ अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करना चाहता हूं, इसको आगे एक्सटेंड करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे नाइट्रोजन लिख सकता हूँ क्या? तो बोलते हैं नहीं नहीं नाइट्रोजन भी दोबारा से रिपीट नहीं करना है, तो फिर क्या लिख दो, तो फिर आप यहाँ पे कार्बन लिख दो। इस तरीके से अपन एक रिंग बनाते हैं। कैसे बनाते हैं यहाँ पे देखना, इसको यहाँ से छुपा लेता हूं मैं, यहाँ पे देखना कैसे, 3 कार्बन लगाए लाइन से, लगा दिए, कार्बन दोबारा से रिपीट नहीं करना, क्या लिखो, नाइट्रोजन, यहाँ पे क्या लिखो, कार्बन, नाइट्रोजन भी रिपीट नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन लिख दिया। इसके आगे यहाँ पे नाइट्रोजन लिखेंगे, इधर नाइट्रोजन लिखेंगे, अब कार्बन लिख देंगे। क्या रिंग बन के तैयार है? ये जो रिंग बन के तैयार है ये बेसिक स्ट्रक्चर किसका है, प्यूरिन का। इसमें आप अल्टरनेट डबल बॉन्ड भी लगा दोगे भाई, डबल बॉन्ड अल्टरनेट लगाएंगे। देखो कैसे, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाया, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे। अच्छा यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड क्यों नहीं लगाया? तो केमिस्ट्री अगर आपने थोड़ी सी ध्यान से पढ़ी है तो आप कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देता,
एक बार लगा के दिखाता हूं। अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देता तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन ध्यान से देखते जाना, इस बॉन्ड को एक बार भूल जाओ, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा 4 बॉन्ड के केस में, 2 यहाँ पे डबल बॉन्ड है दोनों के साइड में, तो ये एक हाइब्रिडाइजेशन होता है sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन में जो बॉन्ड एंगल होता है ना वो होता है 180 डिग्री, और 180 डिग्री यहाँ पे अगर बॉन्ड एंगल बन गया तो ये रिंग ऐसे सीधी हो जाएगी, ये चेन ऐसे सीधी बन जाएगी, और सीधी चेन यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, तो ये जो रिंग है ये अनस्टेबल हो जाएगी। यहाँ पे अगर अपने डबल बॉन्ड लगाइए तो ऐसा नहीं करेंगे अपन, अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगाएंगे, ऐसे मैंने अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगाया, इसके बाद में भी यहाँ पे बॉन्ड नहीं बना सकते, यहाँ पे नहीं बना सकते, यहाँ पे बना देते हैं। इस तरीके से जो मैंने रिंग बना के तैयार करी है ना, ये प्यूरिन की रिंग है। इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना, प्यूरिन की रिंग अगर आपने समझ ली है तो समझ जाओ सारी चीजें आप समझ गए हैं। अब ये है प्यूरिन, ये बेसिक स्ट्रक्चर है प्यूरिन का। इस प्यूरिन से ही अपन एडेनिन बना देंगे और ग्वानिन बना देंगे। सबसे पहले मैं आपको नंबरिंग करना सिखाता हूं। देखो यहां से नंबरिंग चालू करो आप। इस नाइट्रोजन को 1 नंबर दे दो भाई, रिंग में अपन सबको नंबर तो देंगे, इसको 1 नंबर दे दो, इसको 2 दे देते हैं, इस नाइट्रोजन को 3 दे देते हैं, इसको 4 दे देते हैं, इसको 5 और इसको 6, इसको दे दो 7, इसको दे दो 8 और इसको दे दो 9। ऐसे 9 लोग हैं इस रिंग में। अब मैं सबसे पहले जिसका नाम लिखने जा रहा हूं वो है भाई एडेनिन। तो सबसे पहले अपन नाम लिख देते हैं एडेनिन। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एडेनिन, ये है एडेनिन। एडेनिन बनाने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर यही बनाएंगे। तो यार रिंग बनाना तो अपन सीख गए, फटाफट बना सकते हैं। देखो कार्बन कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, इस तरीके से यहाँ पे नाइट्रोजन, इस तरीके से नाइट्रोजन और इस तरीके से कार्बन कार्बन। रिंग बना सकते हैं। अल्टरनेट डबल बॉन्ड भी लगा दो, चलो ये डबल बॉन्ड लगा दिया, इधर डबल बॉन्ड लगा दो, क्या बना दिया मैंने, फिर से प्यूरिन बना दिया। कितना इजी स्ट्रक्चर है। नंबरिंग यही याद रखें कि मैं यहाँ पे नंबरिंग बना के छोड़ देता हूं। देखो एडेनिन का जब मैं नाम लिखता हूं ना, तो एडेनिन का नाम यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 6 अमीनो। 6 अमीनो, अमीनो क्या होता है भाई, NH2 ग्रुप होता है। ये ग्रुप जो होता है इसे अपन बोलते हैं अमीनो ग्रुप। 6 अमीनो, और यहाँ पे नाम लिख रहा हूं मैं प्यूरिन, 6 अमीनो प्यूरिन। प्यूरिन तो मैंने पहले ही बना रखा है यार प्यूरिन। 6 नंबर पे मेरे को क्या चिपका देना है, अमीनो ग्रुप चिपका देना। 6 नंबर पे जैसे मैं अमीनो ग्रुप चिपकाता हूं तो ये बनके तैयार हो जाता है क्या, एडेनिन। तो ये 1 नंबर था, 2 नंबर, 3, 4, 5 और ये 6 नंबर पे मैं NH2 ग्रुप चिपका देता हूं। ये 6 नंबर पे जो NH2 ग्रुप चिपकाया है ना, तो ये क्या बन गया है, एडेनिन बन गया। एडेनिन कितना इजी बना यार, अगर आपको प्यूरिन बनाना आता तो एडेनिन बन गया। 6 नंबर पे क्या चिपका देना है, अमीनो ग्रुप। चलो अब बना देते हैं ग्वानोसिन, ये सॉरी ग्वानिन बनाते हैं। ग्वानिन का भी बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, प्यूरिन ही है। तो प्यूरिन को अपन किस तरीके से मॉडिफाई करते हैं ध्यान से देखना। नंबरिंग वही रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा देते हैं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड मैंने यहाँ पे चिपका दी। ध्यान से समझना, नंबरिंग में यहाँ से हटा रहा हूं, नंबरिंग यहाँ से चालू करनी है आपको, यहाँ से नंबरिंग देख लेनी है। चलो अब की बार मैं ग्वानोसिन का नाम लिख रहा हूँ पहले। तो ग्वानिन का मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ, सॉरी ग्वानोसिन बोल रहा हूँ, ग्वानिन में नाम लिख रहा हूँ। ग्वानिन का नाम है 2 अमीनो। 2 नंबर पे क्या चिपकाएंगे, अमीनो ग्रुप। 2 अमीनो 6 ऑक्सो। 6 ऑक्सो मतलब 6 नंबर पे ऑक्सीजन, और उसके बाद में अपन लिखते हैं प्यूरिन। क्या लिख दिया मैंने, प्यूरिन। क्या नाम लिखा मैंने, 2 अमीनो 6 ऑक्सो प्यूरिन। 2 नंबर ये रहा, इस पे लगा दो अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप अभी लगाया मैंने, NH2 ग्रुप लगा दिया। 6 नंबर कौन सा है, 3 4 5 6 नंबर ये रहा। 6 नंबर पे क्या चिपका दो, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चिपका दे। चलो ऑक्सीजन मैंने ऐसे डबल बॉन्ड बना के इसके साथ में चिपका दिया, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन जैसे ही इसके साथ में 2 बॉन्ड बना के आके चिपकता है, वैसे कार्बन जोर से चिल्लाता है। क्यों चिल्लाता है, कार्बन ये बोलता है जोर से चिल्ला के कि यार क्यों बकवास कर रहे हो, मैं नेचुरली 4 ही बॉन्ड बनाता हूं, यहाँ पे देखो आपने कितने बॉन्ड बना दिए, तो यार 5 बॉन्ड, तो इसके साथ में अपन ने गलत किया। तो फिर ये कार्बन जब ये 5 बॉन्ड बनाए तो इस ऑक्सीजन से अपन रिक्वेस्ट करते हैं कि यार तू 1 ही बॉन्ड बना लेना। ऑक्सीजन बोलता है नहीं नहीं भाई नहीं, अगर रखना है तो 2 बॉन्ड बनाएंगे, नहीं रखना तो रहने देते हैं। फिर तो ये बोलता है यार ये ऑक्सीजन तो मानेगा नहीं, तो बोलते हैं चलो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे बात करके इस बॉन्ड को यहाँ पे गायब कर देते हैं, खा जाते हैं, और ये स्ट्रक्चर यहाँ पे मेंटेन हो जाती है। ये जो स्ट्रक्चर बनके तैयार होने इसे अपन क्या बोलते हैं, 2 अमीनो। देखो 2 अमीनो 6 ऑक्सो, 6 नंबर पे ऑक्सीजन, और क्या है प्यूरिन। प्यूरिन का स्ट्रक्चर है ये। इसे अपन क्या बोलते हैं, इसे अपन बोलते हैं ग्वानिन। इसे अपन क्या बोलते हैं यार, ग्वानिन। क्या आपको एडेनिन ग्वानिन समझ में आया? अगर एडेनिन ग्वानिन समझ में आया तो स्क्रीनशॉट ले लो और आगे अपन चलते हैं। और अब अपन यहाँ पे ये मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे हटा दी है, लेकिन मैं फिर से बनाऊंगा क्योंकि आपको पायरिमिडीन समझाना है।
अब मैं स्ट्रक्चर अगर वापस बनाऊंगा तो मेरे को तो, या फिर आपको भी अभी तो मेरे हिसाब से अगर आपने 3-4 बार देख लिया और साथ में 1-2 बार प्रैक्टिस भी किया तो आपको बनाना आ ही जाएगी। देखो देख देख के आ गई होगी समझ में। देखो 3 कार्बन लगाया, यहाँ पे क्या लगाया नाइट्रोजन, यहाँ पे क्या लगाया कार्बन और यहाँ पे क्या लगाया नाइट्रोजन, इस तरीके से। और ऐसे नाइट्रोजन लगाया, ऐसे नाइट्रोजन लगाया और ऐसे मैंने क्या लगा दिया कार्बन लगाया, अल्टरनेट डबल बॉन्ड मैंने लगाया इस तरीके से। ये जो स्ट्रक्चर बनके तैयार हुई थी ये क्या थी, प्यूरिन थी। अब मैं क्या बनाने जा रहा हूं, पायरिमिडीन। पायरिमिडीन बनाने के लिए मैं क्या करता हूं यार, पायरिमिडीन बनाने के लिए ये पायरिमिडीन को मैंने पूछा कि यार आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना वो क्या प्यूरिन जैसा है, तो बोलते नहीं नहीं हमारा नाम बड़ा है लेकिन हम है बहुत छोटे। और ये बोलता है हमारा नाम छोटा है लेकिन हम है बहुत बड़े। तो ये छोटे हैं तो कैसे छोटे हो जाते हैं, इसी स्ट्रक्चर को अपन काट देते हैं और यहां से कट लगाता हूं मैं। जब भी मैं यहां से कट लगाता हूं तो यहां से आगे जाके कट ही बनता है भाई। देखो कट लगाया मैंने, कट कट CUT कट। कट का मतलब क्या, साइटोसिन यूरेसिल थायमिन। कट लगाते ही मेरे पास में कट ही बन के, कट बनने का मतलब मेरे पास में बन के तैयार जो हुआ वो है पायरिमिडीन। इसका मतलब इस स्ट्रक्चर को मैंने यहां से कट किया तो कैसे स्ट्रक्चर बनी भाई, वही कार्बन कार्बन 3 बार रिपीट किया, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन और फिर नाइट्रोजन। इस तरीके से अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगाऊंगा और ये स्ट्रक्चर जो बन के तैयार हुई है ना इसको हटा ही देंगे यहां से। और ये जो स्ट्रक्चर बन के तैयार हुई ये है पायरिमिडीन। तो ये पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ है। क्या आपको बात समझ में आई क्या? अगर आपको ये स्ट्रक्चर बनानी आ गई, प्यूरिन अगर आपको समझ में आता है तो पायरिमिडीन तो आ ही जाएगा। और ये बेसिक स्ट्रक्चर है पायरिमिडीन की। इसको नंबरिंग जब अपन करेंगे ना, नाइट्रोजन इस प्यूरिन में मैं नंबरिंग यहां से कर रहा था, अब की बार मैं नंबरिंग यहां से चालू करता हूं। देखो ये एक कॉन्सेप्ट है कि यहां से नंबरिंग चालू करेंगे तो जो स्ट्रक्चर अपन ने बना रखी है ना और जो आगे अपन ने बनाने का तरीका बना रखा है वो सेम तरीके से फॉलो किया जाएगा। तो यहां से मैं 1 नंबर डाल रहा हूं, ये 2 नंबर है, ये 3 है, ये 4 नंबर है, ये 5 है और ये 6 लोग हैं। इस रिंग में कितने लोग हैं, 6 लोग। अच्छा आप यहां से याद रखेंगे प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन जो है, मैं यहाँ पे नाम लिख के बता देता हूँ। देखो इसमें कितने लोग है भाई, 9 लोग। अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन हो तो आप एक बात याद रखेंगे, प्यूरिन में 9 लोग हैं। प्यूरिन कौन कौन है, एडेनिन है ग्वानिन है। कैसे याद रखेंगे, एडेनिन और ग्वानिन का नाम देखो, एडेनिन और ग्वानिन में दोनों में 9 आ रहा है, 9, बाकी किसी में 9 नहीं आ रहा है, किसी में 9 नहीं आ रहा है। जिसमें 9 आ रहा है उसे अपन बोलेंगे कि उसमें 9 लोग हैं। और 9 लोग किसमें है, प्यूरिन में। तो प्यूरिन आपको याद रह जाएगा। अब आते हैं पायरिमिडीन पे। पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर आपको बनाना आ गया होगा। अब मैं बनाता हूं सबसे पहले इस पायरिमिडीन से, इसको मैं हटा रहा हूं यहां से। ये प्यूरिन तो आपने समझ लिया है। अब मैं पायरिमिडीन में जो जो है लोग उनका स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं बीच वाले का, मतलब यूरेसिल में बनाता हूं। क्यों बनाता हूं यूरेसिल, इसके पीछे रीजन है। देखो मैं यूरेसिल बनाता हूं, बेसिक स्ट्रक्चर यही मेरे को फिर से ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो यहां से मैं बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पे। इस बेसिक स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं। कैसे, कार्बन कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन, फिर कार्बन, ये लो कार्बन, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन और ये कार्बन। इस तरीके से मैंने रिंग बना दी। अल्टरनेट डबल बॉन्ड में यहाँ पे लगा दूंगा। देखो इस तरीके से मैंने अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा दिया। ये रहा डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। क्या है, पायरिमिडीन। पायरिमिडीन में सबसे पहले क्या बनाने जा रहे हैं, यूरेसिल बनाने जा रहे हैं। यूरेसिल कैसे बनाएंगे, देखो यूरेसिल का नाम लिखते हैं। तो यहाँ से नंबरिंग करते 1 2 3 4 5 6, ये नंबरिंग आपको याद रख लेनी है। अब मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ, क्या नाम लिख रहा हूँ, 2 4 2 और 4 नंबर में क्या लगा रहा हूँ, 2 4 डाईऑक्सो, डाईऑक्सो, ऑक्सो मतलब ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। इस पे 2 नंबर पे 4 नंबर पे दोनों जगह ऑक्सीजन है। और नाम लिखता हूं पायरिमिडीन। नाम मैंने क्या लिख दिया, पायरिमिडीन। पायरिमिडीन जो नाम लिखा है वो तो बेसिक स्ट्रक्चर है ही है। क्या मैंने चेंज किया पायरिमिडीन में, 2 नंबर पे 4 नंबर पे ऑक्सीजन चिपकाया। 2 नंबर पे 4 नंबर पे ऑक्सीजन जैसे मैं चिपकाता हूं तो ये क्या बन जाता है, यूरेसिल बन जाता है। देखो 2 नंबर ये रहा, वहां से देखो ना, ये रहा 2 नंबर और ये है कितना, 4 नंबर, तो ये रहा 4 नंबर, ऑक्सीजन चिपका दिया। और ये जो बनके तैयार हुआ ना, इसी का नाम क्या है, इसी का नाम है यूरेसिल। इसी का नाम क्या है, यूरेसिल। आपको याद रखना यूरेसिल आरएनए में ही मिलता है, ओनली और ओनली प्रेजेंट इन आरएनए। याद रखना ये बात, यूरेसिल किसमें मिलता है, आरएनए में मिलता है, डीएनए में यूरेसिल नहीं मिलता। इसके पीछे रीजन मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं मिलता। देखो अब मैं चाहता हूं सबसे पहले कि मैं बना दूं थायमिन या फिर मैं बना दूं साइटोसिन। अब थायमिन जब मैं बनाता हूं तो बेसिक स्ट्रक्चर मेरे को वही बनानी पड़ेगी वापस। देखो कार्बन, अच्छा यहां से आप यहां से देखो फिर से ये कार्बन चिल्लाया तो यहां से ये बॉन्ड हटेगा, यहां वाला कार्बन यहां से चिल्लाएगा कि नहीं चिल्लाएगा, तो बोलते हैं कि यहां से भी चिल्लाएगा क्योंकि 5 बॉन्ड बन गए। तो ये वाला बॉन्ड भी यहां से गायब हो जाएगा, तब जाके ये पूरी तरीके से यूरेसिल बन जाएगा। अब
अब बनाते थाइमीन। थाइमीन कैसे बनाएंगे भाई? बेसिक स्ट्रक्चर वही, कार्बन कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर यहाँ पे कार्बन और फिर नाइट्रोजन। क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझ में आती है? मैं यहाँ पे इस यूरेसिल से थाइमीन बनाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले जब मैं यूरेसिल से थाइमीन बनाने जा रहा हूं तो पहले मैं क्या बना देता हूं? पहले मैं यूरेसिल बना देता हूं। तो ये मैंने बनाया यूरेसिल। क्या ये यूरेसिल बन गया क्या? हाँ, ऐसी स्ट्रक्चर ही तो है, सेम स्ट्रक्चर तो है। अब मैं यहाँ पे इसको बनाने जा रहा हूँ थाइमीन। तो मैं यहाँ पे थाइमीन का नाम लिख रहा हूँ भाई। देखो थाइमीन का नाम मैं अलग कलर से लिखता हूँ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ थाइमीन। थाइमीन का नाम क्या है? थाइमीन। थाइमीन का नाम है यहाँ पे 5 मिथाइल यूरेसिल। लो ये क्या है? 5 मिथाइल यूरेसिल। यूरेसिल में मैंने 5 नंबर पे मिथाइल ग्रुप चिपका दिया है और क्या बन गया है? थाइमीन बन गया है। इसका मतलब मैं यहां पे लिख देता हूं मिथाइलेशन। मिथाइलेशन, मिथाइलेशन का मतलब होता है मिथाइल ग्रुप का चिपक जाना। मिथाइल ग्रुप क्या होता है? CH3 ग्रुप होता है। नहीं पता तो याद रख लो, बाकी बहुत सिंपल सी बात है। अब ये 1 नंबर था, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। ये 5 नंबर पे मैंने यहाँ पे ग्रुप चिपका दिया और क्या बन गया? थाइमीन बन गया। ये पूरा स्ट्रक्चर पहले यूरेसिल था, थाइमीन, ये CH3 आती है, क्या बन गया? थाइमीन। इसके पीछे रीजन क्या है? यूरेसिल से थाइमीन बनाने के पीछे रीजन क्या है? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आरएनए से डीएनए बना है। आरएनए से डीएनए इसलिए बना क्योंकि आरएनए अनस्टेबल था, आरएनए कैटालिटिक एक्टिविटी रखता था और नेचर को एक अच्छा मॉलिक्यूल चाहिए था जो स्टेबिलिटी रखता हो और जो भी इंफॉर्मेशन उसमें डिपॉजिट करी जाती हो वो स्टेबिलिटी रखता हो और वो नेचर में ज्यादा चेंजमेंट नहीं करता हो। इसलिए ये जो यूरेसिल था, ये यूरेसिल भी एक्टिविटी ज्यादा दिखाता क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है तो एक्टिविटी ज्यादा दिखाता। अब ऑक्सीजन तो रिमूव यहां से डायरेक्टली नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे बोलते हैं कि अगर इसके साथ में एक हाईली तो यहाँ पे थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर और अटैच कर देते हैं तो एक्टिविटी थोड़ी इसकी कम हो जाती है और ये बड़ा स्ट्रक्चर जो CH3 है ये यहाँ पे जैसे ही अटैच किया 5 नंबर पे, यूरेसिल की एक्टिविटी कम हो जाती है और क्या बन जाता है? थाइमीन बन जाता है। आपको याद रख लेना है थाइमीन ओनली प्रेजेंट इन डीएनए। ये बात आपको याद रख लेनी है। तो यूरेसिल ओनली आरएनए में मिलता है और थाइमीन ओनली डीएनए में मिलता है। क्या इतनी बात याद रहेगी? अब मैं इस यूरेसिल से साइटोसिन बना देता हूं भाई। देखो यार इसी से बना देते हैं। चलो इधर मैं बनाने जा रहा हूं साइटोसिन। कैसे बनाऊंगा? देखो बेसिक स्ट्रक्चर वही रखेंगे, कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन और फिर कार्बन। अल्टरनेट डबल बॉन्ड चलते चले जाएंगे। पहले क्या बना देते हैं? यूरेसिल। चलो 2 नंबर पे ऑक्सीजन, ये बॉन्ड रिमूव। 4 नंबर पे ऑक्सीजन, ये बॉन्ड रिमूव। क्या बन गया? यूरेसिल बन गया। ये रहा यूरेसिल। यूरेसिल को क्या बनाएंगे अपन? साइटोसिन बनाएंगे। साइटोसिन कैसे बनाते हैं? देखो साइटोसिन बनाते हैं इस पे 4 नंबर पे अपन यहां पे कर देते हैं एमिनेशन, NH2 ग्रुप चिपका देते हैं। 4 नंबर पे एमिनेशन कर देते हैं। क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे? एमिनेशन। पहले क्या लिखा था? उधर मैंने क्या लिखा था? मिथाइलेशन। इधर क्या लिखते हैं? एमिनेशन। 4 नंबर पे मैं अमाइनो ग्रुप लेके जाता हूं। 1 नंबर ये रहा, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो यहाँ पे एमिनो ग्रुप जैसे जाता तो ऑक्सीजन बोलता है भाई यहाँ पे जगह ही नहीं है, यहाँ पे तो बॉन्डिंग हो चुकी है पहले। तो इससे बोलते हैं ऑक्सीजन से कि तू थोड़ी देर पहले बहुत नाटक कर रहा था ना यहाँ पे कि हम यहाँ पे 2 ही बॉन्ड रखेंगे, तो तू एक काम कर, निकल यहाँ से। इस ऑक्सीजन को यहाँ से रिमूव कर दिया। जैसे ही ऑक्सीजन को रिमूव किया तो ये NH2 ग्रुप यहाँ पे आके चिपक जाता है। जैसे ये NH2 ग्रुप चिपकता है तो कार्बन फिर चिल्ला उठता है। ये बोलता है कि यार हमारी वैलेंसी तो पूरी कर दो, हमने यहाँ पे पहले बॉन्ड यहाँ से सेक्रीफाइस किया था और अभी आपने फिर से 3 बॉन्ड बना दिया। तो बोलते हैं कि आपको वापस परमिशन देते हैं कि वो बॉन्ड आप बीच में वापस रिक्रिएट कर लो। और ये जो स्ट्रक्चर बनके तैयार हुई है ना, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? इस स्ट्रक्चर का नाम है यहाँ पे साइटोसिन। साइटोसिन। तो साइटोसिन का क्या नाम लिख सकते हैं अपन? साइटोसिन का नाम लिख सकते हैं अपन, 1 नंबर पे क्या लगा हुआ है तो 2 नंबर पे लिख देते हैं 2, ये 4 एमिनो 2 ऑक्सो और क्या लिखेंगे? पाइरीमिडीन। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइटोसिन। क्या नाम याद रहेगा आपको? क्या आपको सारी स्ट्रक्चर बनाना आई? अगर आपको सारी स्ट्रक्चर बनाना आ गई है तो यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यहां से एक मैं आपको नाम बता देता हूं कि इस थाइमीन का दूसरा नाम और एक थाइमीन का दूसरा नाम क्या है? मिथाइलेटेड यूरेसिल, क्योंकि मिथाइलेशन ही तो हुआ यहाँ पे। तो यूरेसिल लिखा आएगा। मैच द कॉलम में ऐसा क्वेश्चन 2 बार पूछ लिया गया नीट में कि थाइमीन इज इक्वल टू मिथाइलेटेड यूरेसिल लिखा हुआ है। थाइमीन के सामने मिथाइलेटेड यूरेसिल आएगा क्योंकि यूरेसिल को तो मिथाइलेशन से अपन ने बनाया है थाइमीन।
ये स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में आ गई है तो ये नाइट्रोजनस बेस था। अब नाइट्रोजनस बेस आगे किस तरीके से बॉन्ड बनाता है और किस तरीके से ये डबल बॉन्ड की चेन बन जाती है, तो अगर आपको नाइट्रोजनस बेस समझ में आया तो ये किस तरीके से चेन बनती है मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, और डीएनए आपको समझ देता हूँ कि किस तरीके से डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन जाता है। तो यहाँ से जो ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, ये जो मैंने यहाँ पे लिख रखा था हाइड्रोजन बॉन्ड है, किस तरीके से बनता है, तो पहले मैं आपको एक जनरल सी बात बता देता हूँ कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पे बनता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड में यहाँ पे लिख देता हूँ कॉलम में, हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पे बनता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, नीट के लेवल पे, जेई मेंस के लेवल पे आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्ड वहां पे बनता है जहां पे फोन आता है। क्या बोला मैंने, क्या बोला, जहां पे फोन आता है वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फोन का मतलब ये है FON, F का मतलब है फ्लोरीन, O का मतलब ऑक्सीजन, N का मतलब नाइट्रोजन। अब फोन आने से मतलब क्या है, अगर फ्लोरीन के बीच में हाइड्रोजन आया तो बोल देंगे हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया है। अगर फ्लोरीन और नाइट्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन आया तो बोल देंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई है। अगर नाइट्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन आया तो क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई है। अगर नाइट्रोजन और यहाँ पे फ्लोरीन के बीच में, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में अगर हाइड्रोजन आया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और ऑक्सीजन के बीच में अगर हाइड्रोजन आया तब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसका मतलब सिंपल सा मीनिंग यही है कि फोन के बीच में हाइड्रोजन आपको फंसता हुआ दिखे तो आप बोल देंगे कि ये यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, H2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है कि ऐसे ही तो होता है। H2 का एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ पे देखो, इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव आ जाता है। यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव। हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन का डेल्टा नेगेटिव, और इस तरीके से एक क्या बन जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाएगा, जिसे अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल सकते हैं। कैसे, देखो, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फोन के बीच में क्या हो गया, हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं इसे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही तो बोलते हैं। तो H2O में क्या होता है, जो H2O का जो आपके पास में चेंबर होता है उसमें कौन सी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो आप डायरेक्टली याद रख लेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है। अब मैं यहाँ पे आपको ध्यान से देख के बता रहा हूँ कि आप सारी बातें अगर ध्यान से सुनते चले जाएंगे तो ये सारी बातें आपके दिमाग में छप भी जाएगी। देखो, अब मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से ये डीएनए फॉर्म होता है। मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बना के बताई थी, कौन सी, शुगर ऐसे थी, ऐसे शुगर थी, किस तरीके से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है वो आपको मैं और बता देता हूं, और उसके बाद में ये लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। देखो, CH2OH, यहाँ पे मैं अगर आपको बताना चाहूं तो ये बॉन्ड ऐसे बना हुआ था, क्या, ऑक्सीजन, फिर OH, फिर यहाँ पे OH। ये बॉन्ड कौन सा था, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। इसके नीचे यहाँ पे S था, तो सब जगह H लगा दो भाई, बहुत सिंपल है। यहाँ पे ऑक्सीजन और फिर यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस। क्या ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसा ही था। चलो, एक मैं यहाँ पे और बना रहा हूं, क्या, एक मैं यहाँ पे बना रहा हूं, क्या, शुगर बना रहा हूं। फिर से ये मैंने शुगर बनाया, इस तरीके से मैंने ये शुगर बनाया, और राइबोस शुगर या फिर डिऑक्सी राइबोस शुगर आप इजीली बना सकते हैं। देखो ऐसे, ये बॉन्डिंग यहाँ पे इस तरीके से मैंने बॉन्डिंग करी। देखो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ CH2OH। CH2OH मैं यहाँ पे जैसे लिखता हूं तो मैं यहाँ पे मैंने ऐसे ऊपर करके लिख दिया OH। इधर यहाँ पे क्या लगा हुआ है, OH। इससे मैं फॉस्फोरस ग्रुप ऐड करूंगा कि नहीं करूंगा, तो यहाँ पे मैं फॉस्फोरस ग्रुप जो लिखता हूं ना वो कुछ अलग कलर से लिखता हूं और ऐसा थोड़ा टेढ़ा करके लिखता हूं। देखो, ये फॉस्फोरस है, इसके सर पे दो डंडे लगाइए ऑक्सीजन, इधर एक OH, इधर भी एक OH और इधर भी एक OH। अब ध्यान से देखते जाना, OH पास में आया तो क्या बन गया, H2 निकल गया और यहां से एक बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड जो बन गया। इसके बाद में यहां से भी एक H2 बाहर रिमूव हुआ तो यहां से भी क्या बन गया, एक बॉन्ड बन गया इस तरीके से। ये जो बॉन्ड देखो यहां से ऐसा ही तो बॉन्ड है, ये देखो, इस बॉन्ड को देखो, P डबल बॉन्ड O, फिर O और फिर ये यहाँ पे कार्बन। कौन सा बॉन्ड है ये, यही तो बॉन्ड है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ऐसे इधर देखो, P डबल बॉन्ड O, ये कौन सा बॉन्ड बन गया, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड इधर है, एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड इधर है, वो दोनों को साथ में अपन काउंट करेंगे तो क्या बोल देंगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो ये अगर फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ये भी क्या है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड को क्या बोलते हैं अपन, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या आपको बात समझ में आई क्या? अगर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आपको समझ में आया तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो OH है वो फिर से यहां से चेन बनाएगा नीचे, और यहां वाला ग्रुप भी तो ऊपर चेन बना सकता है। अब यहां से आप ध्यान से देखेंगे तो इधर नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे भी चिपका हुआ है, ऑक्सीजन के साथ में चिपका हुआ भाई,
चिपका हुआ है, बहुत बढ़िया। इसके बाद में यहाँ पे, और अगर मैं यहाँ पे ऐसे चेन बना देता हूँ, यहाँ पे भी एक नाइट्रोजनस बेस फिर से आएगा। इधर यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप जो यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप, इस तरीके से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता हुआ चला जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? ये एक क्या है, ये यहाँ पे है न्यूक्लियोटाइड, फिर ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड, फिर ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड की चेन बन गई है, क्या बन जाता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाता है। अब वो जो यहाँ पे 5 डेज और 3 डेज है, ये कैसे आता है? देखो यहाँ पे मैंने 1 नंबर कार्बन दिया, क्या यहाँ पे मैंने 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, यहाँ पे मैं 5 नंबर कार्बन एक बार लिख देता हूँ इस तरीके से 5 नंबर। मुझे ये बताओ नाइट्रोजनस बेस में अपन ने नंबरिंग कैसे करी? तो अपन ने वहां पे भी 1 2 3 4 5 नंबरिंग करी। तो अगर नाइट्रोजनस बेस में अपन ने 1 2 3 4 5 ऐसे नंबरिंग कर रखी है, तो यहाँ पे सेम तरीके की नंबरिंग अपन नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ की नंबरिंग अपन ऐसे कर देते हैं 1 डेज, 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज और 5 डेज। तो अगर ऊपर की और ये मैक्सिमम बॉन्डिंग है, शुरुआत यहीं से हो रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 डेज, और ये जहां पे एंड होता है यहाँ पे कौन सा है, ये डेज कौन सा है, 3 डेज, क्योंकि ये 1 डेज है, ये 2 डेज है, 3 डेज। और मुझे बताओ लास्ट बॉन्ड जहां से ये बॉन्ड नहीं बनेगा नीचे, वहां पे कौन सा कार्बन फ्री रहेगा, 3 डेज वाला। तो ऊपर क्या है 5 डेज, तो नीचे क्या आएगा 3 डेज, और अगर नीचे 5 डेज है तो ऊपर क्या आ जाएगा 3 डेज आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे बना के बताता हूँ, देखो ये एक चेन है, ये बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, तो मैं यहाँ पे पी लिख देता हूँ बीच में ऐसे, ये पी, फिर पी ऐसे, फिर बीच में पी, और फिर ये बॉन्ड। इधर क्या लगा हुआ है, नाइट्रोजनस बेस, इधर क्या लगा हुआ है, नाइट्रोजनस बेस, इधर क्या लगा हुआ है, नाइट्रोजनस बेस, इधर क्या लगा हुआ है, नाइट्रोजनस बेस। मुझे बताओ नाइट्रोजनस बेस में नाइट्रोजन होता है कि नहीं होता? होता है, ऑक्सीजन भी होता है। अभी अपन ने वो थाइमीन और यूरेसिल का स्ट्रक्चर लगाया, यहाँ पे कौन सा एंड है, 5 डेज एंड, तो यहाँ पे कौन सा एंड आएगा, 3 डेज एंड। अब मुझे ध्यान से देख के बताना, इधर में अगर ऐसे सेम टाइप की चेन बना दो, ऐसे ही चेन बना दो ऐसे, तो मुझे बताना नाइट्रोजन बेस किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर नाइट्रोजन बेस आएगा। मुझे बताओ नाइट्रोजन बेस इसके बीच में ये शुगर वाली चेन भी आ गई, तो क्या यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाएगी? क्या हाइड्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन या फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में फंस पाएगा? तो बोलते हैं नहीं यार, ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे भी 5 डेज एंड आएगा और यहाँ पे 3 डेज एंड आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो मैं क्यों ना इस चेन को यहां से पकड़ के ऐसे पलट देता हूं। जैसे ही मैं इस चेन को यहां से पलट के ऐसे पलटता हूं पकड़ के, तो ये नाइट्रोजन इधर आएंगे कि नहीं आएंगे? और जैसे ही इधर आएंगे तो ये 5 डेज पे यहां से पकड़ के ऐसे कर रहा हूं ना मैं, तो ये 5 डेज नीचे चला जाएगा और 3 डेज क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब ये चेन ऐसी कुछ बन के तैयार हो जाएगी। कैसे बन के तैयार हो जाएगी देखना, ये चेन कुछ इस तरीके से बन के तैयार हो जाएगी। किस तरीके से? ये चेन बन के तैयार होगी कुछ इस तरीके से, ये, और इधर आ गया नाइट्रोजनस बेस, ये नीचे यहाँ पे बीच में फॉस्फोरस, ये यहाँ पे शुगर और फॉस्फोरस बीच में, फिर शुगर, फिर फॉस्फोरस और फिर शुगर। इधर यहां से ध्यान से देखना, ये आ गया है 5 डेज और ये यहाँ पे आ गया है 3 डेज, ये जो यहाँ से फ्री होगा, तो यहाँ पे 3 डेज और नीचे 5 डेज। इधर नाइट्रोजनस बेस आया कि नहीं आया? आया। इधर नाइट्रोजनस बेस आया कि नहीं आया? आया। इधर नाइट्रोजनस बेस आया। नाइट्रोजनस बेस के बीच में या तो नाइट्रोजन या तो ऑक्सीजन, और इधर या तो नाइट्रोजन या तो ऑक्सीजन, और बीच में क्या घूमेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या घूमेगा, हाइड्रोजन, और ये कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देता है। तो यहाँ पे क्या बन जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस तरीके से नाइट्रोजनस बेस के बीच में क्या बन जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। तो ये जो मैंने बीच में ये लाइन बना रखी है, ये लाइन क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे बनती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसलिए बनती है ताकि दोनों एंटी पैरेलल स्ट्रैंड जो है वो साथ साथ में रहें। साथ साथ में रहेंगे तब क्या होगा, तब ये डीएनए को स्टेबल बनाए रखेगा। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसकी वजह से दोनों स्ट्रैंड क्या रहते हैं, एंटी पैरेलल है लेकिन साथ साथ में रहते हैं। क्या आपको इतनी बात समझ में आई क्या? अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो मैं आपको कुछ बातें यहीं पे बता देता हूं। देखो ये जो नाइट्रोजनस बेस और नाइट्रोजनस बेस जो है ना, यहाँ पे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट नाइट्रोजनस बेस, ये नाइट्रोजनस बेस ही था यहाँ पे, और यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस है। इसके बीच में ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड जो यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, और ये शुगर है, और यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस बाहर निकला हुआ। इधर भी ऐसे होगा, तो यहाँ पे ये नाइट्रोजनस बेस, सॉरी यहाँ पे मैंने ये बाहर बना दिया, लेकिन ये अंदर है, इधर भी अंदर है, दोनों तरफ ये जो नाइट्रोजनस बेस, इसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी हुई है। तो यहाँ से लेकर और यहाँ से ये नाइट्रोजन बेस का जो डिस्टेंस है ना, ये हर एक पार्ट में सेम रहता है, और ये हर पार्ट में सेम रहता है। इसका मतलब इसकी कोई ना कोई लेंथ होगी, तो बोलते हैं हाँ इसकी एक लेंथ है, जिसका अपन एक नाम भी रखते हैं, और इसे अपन बोलते हैं एक्सियल राइस। इसे अपन क्या बोलते हैं, एक्सियल राइस, इसे अपन बोलते हैं। एक्सियल राइस क्या है, एक्सियल राइस यही तो है ना बेटा, ये नाइट्रोजन, ये जो शुगर वाला पार्ट है और शुगर वाले पार्ट के बीच की जो डिस्टेंस है ये फिक्स है, इसे अपन क्या बोलते हैं, एक्सियल राइस। और एक्सियल राइस का फिक्स डिस्टेंस कितना है,
याद रखेंगे आप 0.34 नैनोमीटर। क्या याद रख लेंगे? 0.34 नैनोमीटर, या क्या याद रख सकते हैं? 3.4 एंगस्ट्रॉम। या तो नैनोमीटर याद रख लो या तो एंगस्ट्रॉम याद रख लो। आपकी एनसीईआरटी में नैनोमीटर लिखा हुआ है इसलिए आप नैनोमीटर में याद रख लो। 0.34 नैनोमीटर हमेशा हमेशा आपको याद रख लेना क्योंकि फिक्स रहता है। इसके बाद में बोलते हैं जब भी एक डीएनए का एंटी पैरेलल स्ट्रैंड जैसे ही ऐसे घूम के ऐसे सीधा चलता है, फिर ऐसे घूमता है, राइट हैंडेड कोइलिंग करता है, और जब वापस नीचे आता है तो यहां से चल के जब यहां पे आता है ना तो एक टर्न पूरा करता है। एक टर्न में कितने नाइट्रोजनस बेस होते हैं? तो नाइट्रोजनस बेस की पेयरिंग होगी ना, यहाँ पे ये पेयर बन गया ना, ये पेयर ये पेयर ये पेयर ये पेयर। जब एक डीएनए यहां से चल के ऐसे घूम के वापस यहाँ पे आता है नीचे तो एक टर्न पूरा कर देता है, और एक टर्न में 10 नाइट्रोजनस क्या होते हैं? बेस पेयर होते हैं। तो यहां से चल के जब भी ये डीएनए यहां से चल के यहाँ पे आता है तो एक टर्न पूरा कर लिया ना। इसमें कितने नाइट्रोजनस बेस पेयर होंगे? 10 बेस पेयर यहाँ पे होंगे, 10 बेस पेयर होते हैं। अब मुझे बताओ, आप इस एक टर्न की लेंथ निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं ना यार। कैसे निकाल सकते हैं? जैसे आप अगर चेक करना चाहो तो मेरे पास में 4 मार्कर है। इन 4 मार्कर को मैं कुछ इस तरीके से लगा लेता हूं। देखो, इन 4 मार्कर को मैंने इस तरीके से लगा दिया। मैं तुम्हें बोलता हूं कि ये जो मार्कर के ये जो पॉइंट है, ये और यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फिक्स है। और फिर मैं आपको बता देता हूं, हर एक मार्कर की मैं आपको लेंथ बता देता हूं, और फिर मैं मार्कर का नंबर बता देता हूं। क्या आप इस पूरी लेंथ को काउंट कर सकते हैं? तो बहुत इजी प्रोसेस है ना यार। एक मार्कर की लेंथ आपको बता दी और सारे मार्कर की लेंथ सेम है और नंबर ऑफ मार्कर बता दिया, तो मल्टीप्लाई करके क्या निकाल सकते हैं आप? इस पूरी लेंथ को निकाल सकते हैं ना। ऐसे डीएनए की लेंथ भी तो निकाल सकते हैं अपन। एक टर्न की लेंथ कैसे निकालेंगे अपन? अपन को पता है कि एक्सियल राइज फिक्स है, कितनी? 0.34 नैनोमीटर, और एक टर्न में कितने बेस पेयर है? 10 बेस पेयर। तो 10 बेस पेयर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? यहां से लेके यहां तक जो लेंथ आएगी ना, तो यहाँ पे अपन 0.34 नैनोमीटर को जब भी मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, क्योंकि हर एक टर्न में कितने बेस पेयर है? 10, तो कितना यहाँ पे लेंथ आ जाएगा? एक टर्न का जो लेंथ आएगा वो आएगा 3.4 नैनोमीटर। और अगर अपन इसे एंगस्ट्रम में लिखना चाहिए तो क्या लिखेंगे? 34 एंगस्ट्रम इसकी क्या आ जाएगी? एक टर्न की लेंथ आ जाएगी। और ऐसा करके मुझे बताओ, आप डीएनए की लेंथ निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं ना यार। देखो, डीएनए की लेंथ अगर मैं आपको बोलूं कि आपके डीएनए में जो बेस पेयर का नंबर है वो कितना है, तो अगर मैं ह्यूमन डीएनए की लेंथ वो बेस पेयर के नंबर की बात करूं तो वो है डिप्लॉयड में 6.6 × 10⁻⁹ बेस पेयर है। क्या 9 बेस पेयर है? अब 9 बेस पेयर का मैंने आपको नंबर दे दिया, तो नंबर ऑफ बेस पेयर इनटू एक्सियल राइज फिक्स होती है। एक्सियल राइज फिक्स कितनी है? 0.34 नैनोमीटर। ये मैंने आपको दे दिया है 6.6 × 10⁻⁹ बेस पेयर। और यहां से आप लेंथ ऑफ डीएनए निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? अगर ये नहीं निकाल सकते तो गलत बात है यार, क्योंकि बेस पेयर का नंबर। अब ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है। बायो वाला बच्चा ऐसी कैलकुलेशन देख के भी डरता है, लेकिन ये गलत बात है। देखो, एक्सियल राइज फिक्स है। आपको क्या पूछेगा वो? या तो पूछेगा डीएनए की लेंथ या तो पूछेगा बेस पेयर का नंबर। जब भी वो बेस पेयर का नंबर पूछेगा तो आपको डीएनए की लेंथ दे रखी होगी, और जब भी आपको वो डीएनए की लेंथ पूछेगा तो बेस पेयर का नंबर दे रखा होगा। यहां से इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी डीएनए की लेंथ आ जाएगी, जो कि आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ते हैं और बोलते हैं कि अप्रोक्सीमेट 2.2 मीटर का आपका डीएनए, अप्रोक्सीमेट 2.2 मीटर लेंथ है ह्यूमन डीएनए की। क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए। ये सारी की सारी टेबल आपको एक बार फिर से गो थ्रू हो लेनी है, और पायरिमिडिन प्यूरिन का स्ट्रक्चर आपको समझ लेना है। डीएनए में शुगर कौन सी होती है, राइबोज शुगर कौन सी होती है, डीऑक्सी राइबोज शुगर कौन सी होती है, फॉस्फेट ग्रुप कौन सा होता है, ये सारी बातें अगर आपको दिमाग में रखनी है तो ये लेक्चर आपने ध्यान से सुन लिया होगा। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे लगा दीजिएगा। और कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आया और कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर पूछिएगा, मैं आपको तुरंत आंसर दूंगा। ओके, और क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कंटिन्यूअसली करते रहिएगा। नीट में अगर आपको बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 लेके आना है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप बार बार रिवाइज करते रहिएगा। मैं आपको एक सीरीज चला के बता देता हूँ साथ में, कि अपन यहां से ही शाम को या फिर सुबह एक टाइम एक फिक्स करेंगे जिसमें अपन प्रीवियस ईयर के बायोलॉजी के क्वेश्चन फटाफट रिवाइज करेंगे। 10 मिनट में एक चैप्टर के क्वेश्चन, फिर 10 मिनट में दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन, ऐसे करते करते अपन 3-4 बार नीट तक अपन बायोलॉजी क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो मैं गारंटी लेता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं सारे करवा दूंगा आपको। बाकी आपको कहीं से दूसरे क्वेश्चन ट्राई करने की जरूरत नहीं है। बाकी आपको एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज करना है। ओके, थैंक यू।